3 कारण क्यों बिन्यामिन नेतन्याहू बीबी को जाना चाहिए, और तीसरा कारण आपको हैरान नहीं करेगा। मैं ये वीडियो अभी 2 कारणों से बना रहा हूँ जो एक ही जगह से आते हैं। युद्ध खत्म हो गया है। जब युद्ध था तब मुझे सरकार की आलोचना करना सही नहीं लगा। जब सैनिक गाजा, लेबनान, ईरान, यमन और सीरिया में लड़ रहे थे, तब मुझे लगा कि मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वह है दुनिया को सच बताना कि असल में क्या हो रहा है, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया गाजा में हमास के प्रचार का लाउडस्पीकर बनकर काम कर रही थी। और मैं ये करता रहूंगा। मेरा अगला वीडियो इस बारे में होगा कि यहूदी मुसलमानों के आने से बहुत पहले सभी अरब देशों में कैसे रहते थे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक और कारण यह है कि बहुत से लोग मुझसे इसके बारे में पूछते हैं, इजराइल की आंतरिक राजनीति के बारे में, इजराइलियों के असली मुद्दों के बारे में, वे बातें जो बाकी दुनिया हमेशा नहीं सुनती। और इजराइल की सबसे खूबसूरत बातों में से एक यह है कि यह एक लोकतंत्र है, हमारे चारों ओर के अरब देशों के विपरीत। यहाँ मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद ले सकता हूँ, मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। गाजा में जो लोग शासन की आलोचना करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या और भी बुरा होता है। यह यहूदी राज्य और अरब दुनिया के बीच सबसे बड़े अंतर में से एक है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कारण क्यों बीबी को जाना चाहिए। पहला कारण 7 अक्टूबर। कुछ विफलताएं इतनी बड़ी होती हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति को बस इस्तीफा देना ही पड़ता है। 7 अक्टूबर ऐसी ही विफलताओं में से एक है। नेतन्याहू के अधीन सभी लोगों ने या तो इस्तीफा दे दिया या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, शिन बेट प्रमुख रोनेन बार, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी, मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख अहरोन हलीवा और इजराइल की रक्षा और खुफिया समुदाय के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी। प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए। नेतन्याहू के समर्थक सेना को दोष देंगे और जो ज्यादा कट्टर हैं वे इसे साजिश कहेंगे। मैं साजिशों में विश्वास नहीं करता, न दाएं से और न ही बाएं से, क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर बड़ी आपदाओं के पीछे कोई दुष्ट मास्टरमाइंड नहीं होता जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। इसके विपरीत औसतपन, आलस्य और अहंकार भी वे गुण हैं जो विफलताओं को बढ़ने में मदद करते हैं। बीबी ने सत्ता में बने रहने के लिए 7 अक्टूबर की योजना नहीं बनाई थी। किसी भी जनरल ने इजराइल के साथ विश्वासघात नहीं किया। वे असफल हुए और उन्हें घर चले जाना चाहिए। लेकिन 2 और बातें हैं जो सीधे तौर पर 7 अक्टूबर से जुड़ी हैं, जिनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी बिन्यामिन नेतन्याहू की है। यहां तक कि अगर हम सैन्य और खुफिया विफलता को भी एक तरफ रख दें, तो भी 8 अक्टूबर की विफलता भी थी। आने वाले दिनों में इजराइल बस काम नहीं कर रहा था, सरकार के मंत्री काम नहीं कर रहे थे। और यहाँ एक बात है जिसे नेतन्याहू के समर्थक भी जानते हैं, इजराइल की जनता ने इजराइल राज्य को बचाया। साधारण इजरायली लोगों ने अपने हथियार उठाए और लड़ने के लिए निकल पड़े। और मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम नागरिकों की बात कर रहा हूँ। लोगों ने दूसरों को निकाला, घायलों और मृतकों की सूची बनाई, सैनिकों और भागे हुए परिवारों के लिए सामान पहुंचाया। एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवा की लहर थी और सरकार बस कहीं नजर नहीं आई। सरकारी मंत्रालयों की वह विफलता, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर है और मैं बाद में उस पर वापस आऊंगा। 7 अक्टूबर का तीसरा हिस्सा भी उनकी सीधी जिम्मेदारी है। नेतन्याहू की वजह से कतर ने हमास को पैसे ट्रांसफर किए। उन्हें लगा कि वह शांति और सुकून खरीद रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने गनाजा में कतर द्वारा वित्त पोषित इस्लामी आतंक को और ताकत दी। कतर इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और उस दुश्मन को वैधता देने वाले व्यक्ति बिन्यामिन नेतन्याहू थे। मैं तो उस कतर गेट मामले की भी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी अभी जांच चल रही है, जिसमें कतर ने कथित तौर पर नेतन्याहू के करीबी इजरायली अधिकारियों को रिश्वत दी थी। मैं बीबी नेतन्याहू की वर्षों पुरानी नीति की बात कर रहा हूं। यह तथ्य कि कतरी पैसे इजराइल की मंजूरी और नेतन्याहू के समर्थन से गाजा में गए, इससे हमास और कतर दोनों को ताकत मिली। उस दरवाजे को खोलने के लिए बीबी को जाना ही होगा। दूसरा कारण अतिरूढ़िवादी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स गाथा। यह विषय अपने आप में एक लंबा वीडियो मांगता है, लेकिन संक्षेप में 1948 में कुछ रब्बियों ने बिन गुडियन से 400 येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने का अनुरोध किया था, ताकि होलोकॉस्ट के बाद नष्ट हुए यहूदी समाज का कुछ अंश बचाया जा सके। बिन गुडियन ने सहमति दी और बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। 1977 में जब लिकुड पार्टी सत्ता में आई तो यह संख्या बहुत बढ़ गई। आज ये संख्या दसियों हजार है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वे सेना में सेवा नहीं करते,
उनमें से कई लोग काम भी नहीं करते, उनकी पत्नियां काम करती हैं और वे कल्याणकारी भुगतान पर निर्भर रहते हैं। यह सब नेतन्याहू के शासन में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जब इजराइल के इतिहास का सबसे लंबा और कठिन युद्ध चल रहा था, उनकी पार्टी ने न सिर्फ इसे सहन किया बल्कि इसमें सहयोग भी किया। कुछ ही दिन पहले मसौदे के खिलाफ एक विशाल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रैली हुई थी और लिकुड ने उसके साथ मिलकर काम किया। कुछ मंत्री वहां जाना चाहते थे, लेकिन अंत में वे नहीं गए, शायद इसलिए क्योंकि ऑर्थोडॉक्स समुदाय के एक अति चरमपंथी धड़े ने भी उसमें हिस्सा लिया था। लिकुड पार्टी में केवल कुछ ही सदस्य सेवा से इनकार करने की आलोचना करने को तैयार थे। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे अल्ट्रा अनऑर्थोडॉक्स दर्शकों से संदेश मिलेंगे जो मेरी बातों से निराश होंगे। और हाँ, ऐसे हरेदी भी हैं जो मदद करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं, जैसे जाका के लोग और कुछ अल्ट्रा अनऑर्थोडॉक्स सैनिक। ये सच है, लेकिन ये अपवाद है। अगर आप मुझसे कहते कि वहाँ 100 या 200 हजार ऐसे विद्वान हैं जिनके बिना सेना काम चला सकती है, तो ठीक है, जैसे हम उत्कृष्ट खिलाड़ियों या संगीतकारों को छूट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दसियों हजार लोग सेवा नहीं करते, स्वयं सेवा नहीं करते, युद्ध प्रयास में योगदान नहीं देते, और सत्तारूढ़ पार्टी इसमें सहयोग करती है। सरकार एक समूह को लड़ने के लिए भेजती है, सैकड़ों दिनों की रिजर्व ड्यूटी करवाती है, कुछ लोग घर वापस नहीं आएंगे, जबकि दूसरे समूह से कहती है कि उन्हें बिल्कुल भी योगदान देने की जरूरत नहीं है। तीसरा कारण कि बीबी को घर जाना चाहिए वह है जिसे आप अपने देश में भी पहचानेंगे, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप स्पेन, भारत, जर्मनी या विस्कॉन्सिन से हैं। भ्रष्टाचार, वह प्रसिद्ध कहावत है, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। और ये सच है। थोड़े से अंतराल को छोड़कर बीबी लगभग 15 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। इतने वर्षों तक इतनी अधिक शक्ति ने बीबी और उनकी पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। उनकी सरकार इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी सरकार है, जिसमें अनगिनत अनावश्यक मंत्री हैं। जनता युद्ध के बोझ तले पिस रही है, लेकिन सरकार लगातार और मोटी होती जा रही है। इन बेकार मंत्रियों में से एक है क्षेत्रीय सहयोग मंत्रालय। सोचिए जरा, कौन सा क्षेत्रीय सहयोग? हम कोई यूरोपीय संघ नहीं है जहां इतना फलदायी सहयोग होता हो। मध्य पूर्व में मुख्य चीज जो हम आपस में अदला बदली करते हैं वह है विस्फोटक। वे रॉकेट दागते हैं, हम जवाब में गोलीबारी करते हैं। इस मंत्री का नाम है डूडी अमसालेम। शायद आपने उनका नाम कभी नहीं सुना होगा। उनकी मुख्य गतिविधि अपने दोस्तों को नौकरियां बांटना ही लगती है। और हाल ही में वे क्या बढ़ावा दे रहे हैं? एक ऐसा कानून जो मंत्री को बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक वफादारी के आधार पर करने की अनुमति देता है। इतनी सारी जरूरी चीजें हैं जिनसे निपटना है। सैनिक, रिजर्विस्ट, घायल लोग, वे लोग जो 2 साल बाद उत्तर में अपने तबाह हो चुके घरों और समुदायों में लौट रहे हैं, और वह क्या कर रहे हैं? वह किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? एक ऐसा कानून जो कहता है कि अब बोर्ड के सदस्यों का चयन पेशेवर मानदंडों के आधार पर नहीं, बल्कि मंत्री की इच्छा के अनुसार किया जाएगा। वह न केवल लंबे युद्ध के बाद इजराइल के पुनर्निर्माण में मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने दोस्तों को नौकरियां देने के लिए सिविल सेवा को भी बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सड़ा हुआ सेब है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ एक और उदाहरण है, बेंजामिन नेतन्याहू। हाल के दिनों में यह मामला काफी चर्चा में है और हम देखेंगे कि यह कहां तक जाता है। लेकिन नेतन्याहू ने अपने बेटे के लिए वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट के प्रमुख की नौकरी दिलाने की कोशिश की। यहाँ 2 मुद्दे हैं। पहला है जायोनिस्ट संस्थान को अयोग्य लोगों से दूषित करना, जो पिछले 4 सालों से हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ मामलों में मुझे लगता है कि ये ठीक है। अगर किसी ने सेना में सेवा की है, दशकों तक सार्वजनिक सेवा में काम किया है और विदेशों में उसकी प्रतिष्ठा है, तो शायद उसके लिए कोई मानपद मिलना, यात्रा करना, व्याख्यान देना, पैसे कमाना ठीक है। ये दुनिया की सबसे नैतिक बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन यायर नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उन्हें पब्लिक डिप्लोमेसी विभाग का प्रमुख बनाकर 50,000 शेकेल, लगभग $15,000 वेतन, एक कार और एक ऑफिस देना, ऐसे बहुत से क्षेत्र नहीं हैं जिनमें मैं खुद को विशेषज्ञ मानता हूं। लेकिन दुनिया भर में इजराइल की छवि के लिए लड़ने के क्षेत्र में शायद मैंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ बातें जरूर सीखी हैं। मैंने 2 बातें सीखी हैं। पहली, स्थिति अच्छी नहीं है, और दूसरी, इस क्षेत्र में कई अद्भुत लोग हैं जो अविश्वसनीय काम कर रहे हैं बिना सरकार से एक भी शेकेल लिए। एलियाव बेटिटो, एला केनन, योसेफ हदद, नूह तिशबी, एशली वैक्समैन बख्शी, सहार तलोरन और कई अन्य लोग ऐसे हैं।
यायर नेतन्याहू उनमें से एक नहीं हैं। पिछले 2 वर्षों से यायर नेतन्याहू मियामी में रह रहे हैं। उन्होंने युद्ध के दौरान इजराइल में रुककर स्वयं सेवा करने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने कोई हंसबारा संगठन नहीं बनाया। वह मियामी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और यह तथ्य कि उनके पिता उन्हें इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक लग्जरी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस क्षेत्र के बाकी सभी लोग मुफ्त में या दान पर जी रहे हैं, ये सबसे ऊंचे स्तर की भ्रष्टाचार है। अब समय आ गया है कि बीबी घर जाएं। और बस खत्म करने से पहले एक आखिरी बात। इजराइल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि देश 2 खेमों में बंट गया है, प्रो बीबी और एंटी बीबी। एंटी बीबी खेमा एक असली विकल्प पेश करने में नाकाम रहा है। और मुझे लगता है कि एंटी बीबी खेमा यह नहीं समझता कि जब वे बार बार कहते हैं बस बीबी नहीं, बस बीबी नहीं, तो वे वास्तव में उसे और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वे अब भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं बजाय इसके कि कुछ और पेश करें। तो मैं कुछ ऐसे राजनेताओं का जिक्र करना चाहता हूं जिनका मैं वास्तव में सम्मान करता हूं। मैं ऐनात विल्फ से शुरू करूंगा। वह इजराइल में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मुझसे किताबों की सिफारिशें मांगते हैं और उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है अ वॉर ऑफ रिटर्न। मैं काफ़ी समय से उन्हें जिक्र करने का मौका ढूंढ रहा। मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा। और मैं 3 दक्षिणपंथी राजनेताओं के नाम दूंगा जिनका मैं सम्मान करता हूं। आइए देखें कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसके कारण कितने सब्सक्राइबर खोता हूं। नफ्ताली बेनेट, वे थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने लगभग असंभव गठबंधन का नेतृत्व किया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लिकुड पार्टी में अमीचाई चिकली हैं, जो मूल्यों वाले व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। लिकुड आंदोलन में सब कुछ खराब नहीं है। और मोशे फेगलिन, जिनकी इजराइल की भूमि में इजराइल के लोगों के प्रति निष्ठा इतनी गहरी है कि उन्हें किसी सौदे या पद से खरीदा नहीं जा सकता। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूं। और बस मेरे दोस्त, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे चैनल का समर्थन करते हैं। मुझे इजरायली सरकार से हर वीडियो अपलोड करने पर $7,000 नहीं मिलते, न $6,000 और न ही 7 शेकेल। मैं आपके सहयोग से जीता हूं। यदि आप अगला वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, जो इस बारे में होगा कि मुसलमानों से पहले सभी अरब देशों में यहूदी कैसे रहते थे, तो कृपया सदस्यता अवश्य लें और घंटी पर क्लिक करें। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो YouTube आपको मेरे अगले वीडियो नहीं दिखाएगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे। यल्ला बाय।